Hello students, welcome to my YouTube channel Big Education. So let's start our topic, but before starting, if you are new to my channel then please subscribe it and don't forget to hit the bell icon. ओके सो पिछले टॉपिक में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 20 पॉइंट प्रोग्राम. So, Prime Minister Indira Gandhi announced the 20 program on 1st July 1975 and resolved to make efforts toward rapidly become a developed nation. तो 20 पॉइंट प्रोग्राम किसने अनाउंस करा था? इंदिरा गांधी जी ने. एंड कभी? ऑन 1st July 1975. द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज. सो देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या था 20 पॉइंट प्रोग्राम में. So first point is land selling for the cities and agricultural land, equal division of wealth, minimum wages of worker, increase in water conservation scheme. So फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? सिटीज़ बनाने के लिए जो रूरल एरिया उनको सिटीज़ में कन्वर्ट के लिए जो लैंड रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए. एंड एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड फार्मर्स को दिया जाए. इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, सबको इक्वलिटी दी जाए, सबको इक्वली रखा भी जाए. मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स के लिए वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले उन्हें. इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, वाटर पानी की उपलब्धि भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोगों तक पहुँचे. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेडिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर्स. एंड इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की जो कमी पड़ती है तो वर्कर्स और चाहिए इंडस्ट्री में, तो उसके लिए वर्कर्स पास आए एंड उनको जितना उनका होता है मीन्स जितना भी उनको मिलना चाहिए उनका अमाउंट, उनकी वेल्थ वो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग. टैक्स जो आजकल नॉर्मली पहले लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता था एंड फिर इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग भी बहुत होता था, तो उसको भी कंट्रोल में लाना. रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो लोगों की ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए, बट पूरी कब होगी? जब द प्रोडक्ट जो भी वो परचेज़ कर रहे वो एक परफेक्ट अमाउंट में हो तभी. इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फिर इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल्स. एंड हैंडलूम सेक्टर्स में भी इंक्रीज़ करना चाहिए. फिर हाउसिंग, लोगों को घर बनाना है तो उसके लिए उनको फ़ंड भी देना चाहिए गवर्नमेंट को. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, लोग अगर किसी से नए इंसान से मिल रहे हैं, आइदर दे आर गोइंग फॉर सम जॉब्स अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे भी उनको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उनको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए बिकॉज वो अपने आप को प्रूव कर सके इन फ्रंट ऑफ एनी वन. Next is our issue of workers. The first textile mill was started in Mumbai on 11 June 1851 by कावेशजी दवार. सो टेक्सटाइल मिल कब स्टार्ट हुआ था? 11 जुलाई को, और वो भी मुंबई में. एंड किसने स्टार्ट किया था? कावेशजी दवार. इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर, परेल, भाईखाला, शिवड़ी, प्रभादेवी एंड वर्ली. इन सब जगहों पे मिल का जो फैक्ट्री था वो स्टार्ट करा गया था. दिस पार्ट केम टू नोन एज गिरन गांव और टाउन ऑफ मिल. और इस इतने पार्ट को क्या नेम दिया गया था? गिरन गांव, आइदर टाउन ऑफ मिल. In the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic condition in other sectors. In some industries, the wages of the worker were increasing. कहीं कहीं पे वर्कर्स की बहुत कमियां हो जाती थी एंड कहीं कहीं पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते थे. दे वर ऑल्सो गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ बोनस एंड किसी किसी जगह पे वर्कर को कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलते थे एंड कहीं कहीं पे बहुत कम मिलते थे. दे आर गेटिंग मोर फैसिलिटीज़ दैन द टेक्सटाइल मिल वर्कर. एंड जो लोग टेक्सटाइल मिल वर्कर में काम करते थे उससे ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती थी.
In the Diwali of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. दिवाली में वर्कर्स क्या एक्सपेक्ट करते थे कि हमें 20% का बोनस भी मिले कंपनी के तरफ से, फैक्ट्री के तरफ से. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, which was negotiating with the employers, agreed upon 8 to 17% bonus without taking the worker into confidence. The cut in the bonus proved to be the cause of unrest. Some workers went to Dr. Datta Samant. They asked him to accept their leadership. Workers of 65 mills come together and Dr. Datta Samant led the strike. On 18 January 1982, 2.5 lakh workers went on a strike. Girangaon mill stopped running, making it seem like Mumbai's हार्ट स्टॉप थ्रोविंग. सो बीच में क्या हुआ ना कि वर्कर्स को उनकी प्रॉपर पेंशन्स नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले गए. एंड उसके वजह से ऐसा लगता था कि मुंबई का जो हार्ट है, जो दिल, वर्कर्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी काम चलता था वो रुक सा गया था. तो मुंबई की ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि मुंबई की वहाँ से कंडीशन भी ठीक नहीं होती. एंड वहाँ पे जितने भी वर्कर को पैसे वगैरह मिलते थे एंड जितना भी इनकम मुंबई को मिलता था वो सब कम हो गया था. The Chief Minister of Maharashtra, Barrister A.R. Antule, set up a committee to solve the issue. सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बुलाई जो भी इशू था उसको सॉल्व करने के लिए. लेटर बाबा साहेब भोसले बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. एंड उसके बाद बाबा साहेब भोसले चीफ मिनिस्टर बन गए महाराष्ट्र के CM. He insisted that as per law he would talk only with the Rashtriya Mill Mazdoor Sangha. Dr. Datta Samant demanded the law to be revoked. फिर डॉक्टर दत्ता सामंत ने बोला कि जो भी इशू चल रहा है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए. In the beginning, the striking workers received help from their native villages. It was also not very difficult for them to help each other. They set up departmental committees and distributed food grains assistance in the form of funds etc. सो जो वर्कर्स स्ट्राइक्स पे गए थे उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगी. द लेफ्ट पार्टीज हैज सपोर्टेड द स्ट्राइक. एज द strike dragged on, efforts were made to split the striking workers rank. एंड जो भी वर्कर्स स्ट्राइक पे थे, जो भी पार्टी से लेफ्ट हुए थे वो वर्कर्स को क्या करने सपोर्ट करने लग गए. इवन एज द स्ट्राइक कम्प्लीटेड 6 months, द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली इग्नोर्ड इट. 6 महीने हो गए स्ट्राइक को बट फिर भी गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर करा. द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एंगिशिएशन इन सितंबर 1982. फिर उन्होंने क्या वर्कर ने जेल भरो एंगिशिएशन स्टार्ट करा. कभी सितंबर 1982 में. 1.5 worker took a march on the state on the Legislative Assembly of Maharashtra state. It didn't help at all. The strike complete a year. This was the first strike to have gone on for a year. And this period about 1.5 lakh workers become unemployed. And इसके वजह से बहुत सारे वर्कर्स क्या अनएम्प्लॉयड ही रह गए, जिन्हें ना उनके पास वो बेरोज़गार हो गए थे, ना उनके पास रोज़गार था, ना खाने को पैसे, ना कुछ करने को पैसे. As polyester had came into greater demand than cotton cloth, the sale of mill cloth had really got affected. The mill moved from Mumbai to Surat in Gujarat. मिल जो कहाँ पे जाता था, मुंबई से सूरत एंड इन गुजरात. द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल अपॉइंटमेंट ऑफ arbitrators did not help to resolve the issue. The economic policy. The year 1991 is very important in the history of modern India. 1991 का ईयर बहुत इम्पोर्टेंट था मॉडर्न हिस्ट्री में. आफ्टर द 10 जनरल इलेक्शंस PV नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 10 जनरल इलेक्शन के बाद PV नरसिम्हा राव क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
with Dr. Manmohan Singh as finance minister, and Dr. Manmohan Singh finance minister. Adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy. इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको ग्लोबल इकोनॉमिक बनाने के लिए दोनों एक साथ आ गए. फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वे ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी. इसके लिए इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस भी किए गए. Indian economic was brought in tune with the global mainstream. During this period, Indian economic was in a crisis situation before the P.V. Narasimha Rao government took charges. Chandrasekhar was the prime minister and P.V. Narasimha Rao चार्जेस कर सके पीपल से उससे पहले ही चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 17%. Economic growth rate has gone down by 1.1%. India has foreign exchange reserve only enough to last for imports for a week. It had become difficult to pay back its loan and even gave the interest in it. उस टाइम पे जो भी लोन लेता था उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता था एंड उसके वजह से उनको लोन रिटर्न करने में बहुत हार्ड पड़ जाता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था. In May 1991, the government had tried to control the situation by sealing some of its gold reserve and by mortgaging some. Before the Chandrasekhar government, the VP Singh government has incurred a liability of over 10,000 crore rupee on the economic by waiving of the loan of all farmers. द प्रोपोर्शन उस टाइम पे क्या हुआ ना कि मतलब 10 करोड़ फार्मर्स के लोन को माफ़ किया गया. द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनल लोन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 55%. इन 1980-81 फॉरेन लोन वाज $2,350 करोड़ एंड उस टाइम पे फॉरेन लोन्स कितने थे? $2,350 करोड़. इट इंक्रीज इन $8,380 करोड़ in 1991. At this time, India has had foreign exchange reserve of only $100 crores. बट उस टाइम पे इंडिया के पास कितने करोड़ डॉलर्स थे एक्सचेंज में? सिर्फ 100 करोड़. This also had the background of the increased oil prices due to the invention of QWERTY by Iran. It became difficult for India to raise a loan. उस टाइम पे इंडिया को बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता था लोन भरने के लिए. became difficult for trade. Even the non-residents India started withdrawing their deposit in foreign currency for India. उस टाइम पे क्या जो रेसिडेंट्स मतलब जो बाहर देश के इंडियंस रहते थे बाहर देश में, उन्होंने भी अपने करेंसी को इंडिया में विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. P.V. Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as a finance minister in order to find a way out of this situation. उस टाइम पे P.V. नरसिम्हा राव को अपॉइंट किया गया था. किन्होंने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ताकि हमारी जो सिचुएशन ख़राब हुई है वो स्टेबल हो सके. डॉक्टर सिंह undertook many corrective measures. The situation began to change. फिर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे मेजर्स उन्होंने देखे कि कैसे करना है, क्या करना है. उसके बाद हमारे जो सिचुएशन में थी थोड़ी सी चेंजेस हो सके. He removed the restriction on foreign investment. He restricted the license system to 18 industries. In view of the increasing losses in the public sector industries, he opened up the public sector for investment by private industries. उस टाइम पे क्या था, उन्होंने क्या बोला कि फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि हम अपने कंट्री में ही इन्वेस्ट करें और अपने कंट्री का ही प्रोग्रेस आगे बढ़ाएं. In order to bring the share market under control, he established the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 1992. शेयर मार्केट में भी कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने 1992 में SEBI करके एक क्या बोलते हैं उसको,
एक प्लान एस्टैब्लिश किया उन्होंने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्ट्री ऑफ डिसेंशन। Foreign investment in India grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as finance minister. India could recover the gold mortgage with the Bank of England. The government got the support of the capitalist class as well as the middle class. As the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो डॉक्टर मनमोहन ने बहुत सारे चेंजेस किए एंड उनमें खासकर पुअर लोग एंड मिडिल क्लास लोग उनके साथ थे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1995 इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। The organization had by following objectives: to free trade between countries में फ्री ट्रेड होना चाहिए, माल फ्री में आना जाना चाहिए। to put to an end all those discrimination laws, restrictions, rules and policies that are hurdle in the way of international free trade। सो ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए ट्रेड आने और जाने के लिए। एंड द रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला मल्टीपल पार्टी मशीन्स। General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) existed at the international level before the World Trade Organization came into being. It regulated commerce. In India, there was opposed extreme view about the World Trade Organization. Yet India decided to take its membership. सो क्या था, इंडिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपोज हुआ था, तो इंडिया के मेंबर्स ने क्या किया, उस चीज़ को अपने अंडर में ले लिया। द प्रोविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली commerce allies since India became a member of World Trade Organization। तो तब तक जो भी यहाँ पे फॉलोइंग चीज़ें दिए थे तब तक उसमें चेंजेस नहीं होते जब तक इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन जाता। इंडिया साइंड द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सप्ता अलॉन्ग द लाइन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया ने दो एग्रीमेंट साइन किए जिसमें था एक सप्ता एंड WTO। इंडिया रिकवर्ड द इम्पोर्ट restrictions on several commodities for SAARC countries। India also gave discount on import countries duties। India opened up the insurance sector to private and foreign investment। In the way we have learned about the journey of India's economy, we have come a long way from fixed economic to globalization। In the next chapter, we are going to study India's progress in other fields। So हमने इस चैप्टर में क्या देखा, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में देखा, इंडिया का इकोनॉमिक कैसे चेंज हुआ। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड। अदर फील्ड में इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन बाय बाय।